स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम। संसद भवन का भी करेंगे दौरा। अब से कुछ देर में पहुंचेंगे राजघाट। नई दिल्ली में आज फिर शुरू होगी भारत अमेरिका व्यापार वार्ता। मकसद मार्च 2025 में शुरू होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में करेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन। जब्त 4,794 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ किए जाएंगे नष्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद मौजूदा हालात की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ली जानकारी। सीएम धामी से बातचीत में हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल के शिमला और मंडी में भी भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। स्पीड स्केटिंग में विश्व स्तर पर भारत की ऐतिहासिक सफलता। आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। वहीं क्रिश शर्मा ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक किया अपने नाम। सभी खबरें विस्तार के साथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की सप्ताह भर की भारत यात्रा का आज अंतिम दिन है। मॉरिशस पीएम आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नवीन चंद्र रामगुलाम सदैव अटल जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद राजघाट में भी महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर नए संसद भवन का दौरा करेंगे और कैबिनेट मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रैंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता पर बातचीत के लिए भारत के दौरे पर हैं। लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कल रात नई दिल्ली पहुंचा। लिंच आज अपने भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल के साथ व्यापार वार्ता करेंगे। आज होने वाली चर्चा का उद्देश्य मार्च 2025 में शुरू होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना है। आज की बैठक में दोनों देश एक दूसरे की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए टैरिफ में ढील देने के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों का इस साल नवंबर तक पहले चरण के समझौते का लक्ष्य है। इससे पहले दोनों देशों ने 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी करेंगे। गृह मंत्री ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। 16 और 17 सितंबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नशा मुक्त भारत के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात देश की रक्षा और सुरक्षा की। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालते ही शुरू हुआ भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ
आत्मनिर्भर बनने का जोशीला सफर। इसके पीछे था मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा को केंद्र में रखकर भारत को एक वर्ल्ड क्लास डिफेंस फोर्स प्रदान करने का विजन, जिसका सबूत है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा दिया है। इस बदलाव की शुरुआत हुई मेक इन इंडिया अभियान से। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारत में ही बने आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेशीकरण के लिए मोदी सरकार ने एक मजबूत घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा दिया। नतीजा, विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम हुई और एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम तैयार हुआ, और इसके पीछे थी एक मजबूत ढांचागत नीति। कई चीजें जो हमारी फोकस हुई हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था मेक इन इंडिया, राइट। उसका रिजल्ट हमने ऑप सिंदूर में देखा, उसी का रिजल्ट हमने बालाकोट में देखा, उसी का रिजल्ट हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। ये जो चीजें हैं आपको एम्पावर करती हैं एक्शन लेने के लिए, ताकि जो बाकी के देश हैं आपको कंट्रोल न कर सके। पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसका वार्षिक मूल्य रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ का उत्पादन कारोबार हासिल करना है। कई प्रमुख प्लेटफॉर्म और प्रणालियों को अब भारत में डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, जिसमें शामिल है आईएनएस विक्रांत, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड और ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आज देश के सामने मौजूद हैं। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात 2014 में 700 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 23,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। चाहे आप आर्टिलरी में देख लीजिएगा, आप आर्मर्ड में देख लीजिएगा, लाइट टैंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आप धनुष देखिएगा, आप एयरक्राफ्ट कैरियर देखिएगा, स्मॉल आर्म्स देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देखिए, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, स्पेस देखिए, साइबर देखें, हर एक इसमें ड्रोन्स देखिए, स्मॉल जो MSMEs हैं उनको, जो स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट, डिफेंस कॉरिडोर्स का होना, ये सब दर्शाता है। और हम अब इम्पोर्टर नहीं हैं, वी आर नाउ वन ऑफ दोज एटलीस्ट टॉप 10 एक्सपोर्टर्स। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली आकाश और S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि भारत इजरायली MRSAM और स्पाइडर ने आकाश और S-400 के साथ मिलकर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी सरकार की नीति है कि आतंकवाद को भारत पर हमले की तरह देखना, और इसलिए पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे वो पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला हो, या उरी आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल पीएम मोदी ने हमेशा फौज का सम्मान किया है। दिवाली का त्योहार भी प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा बलों के साथ मनाना अच्छा लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जिसे देखकर हमारे सैनिकों के चेहरे गर्व से चमक उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर राज्य में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर राज्य के हालात की जानकारी ली। अमित शाह ने प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड के हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा ना हो और राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। सीएम ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है और बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर की पुलिस अलर्ट मोड पर है। कल रात शहर के सहस्त्रधारा क्षेत्र के कारलीगाड़ में घरों के पास अचानक अत्यधिक पानी आने की सूचना के बाद पुलिस ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य चलाया। भारी बारिश के कारण देहरादून के कुछ स्थानों पर मार्गों के अवरुद्ध होने तथा जल भराव की सूचनाएं पुलिस को प्राप्त हुई। रायपुर क्षेत्र में माल देवता चौकी से आगे केशरवाला मार्ग पर नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कटाव से सड़क का लगभग 70 से 80 मीटर हिस्सा बह गया, जिस कारण मार्ग पर यातायात पूर्ण रूप से प्रभावित है। पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों से लोगों को हटाते हुए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्सों में बीती रात भारी बारिश का तांडव फिर देखने को मिला। मंडी जिला में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण जमकर तबाही मची। इस बार तबाही का केंद्र धर्मपुर बाजार रहा। भारी बारिश के कारण यहां बहने वाली साने खड्ड ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस कारण धर्मपुर का बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बस स्टैंड में खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गईं और कुछ बसें पानी के बहाव के साथ बह भी गईं। इसके साथ ही कई स्कूटर, बाइक और कार भी तेज बहाव में बह गए। खड्ड के किनारे जिन लोगों के घर थे वो पानी में डूब गए। वहीं राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों से भी भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने की खबरें आ रही हैं। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के बीड जिले में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह ठप हो चुका है। लगातार बारिश के कारण अष्टी तहसील के कड़ा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव के कई घर नदी के पास बसे हुए हैं, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है, जिसमें सेना और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं। एनडीआरएफ ने बाढ़ जल बचाव ऑपरेशन चलाया, जिससे नदी किनारे से लगभग 1 किलोमीटर दूर फंसे हुए परिवारों के 12 लोगों को बचाया गया। वहीं सिविल प्रशासन के समन्वय में ऑपरेशन अभी भी जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सेवा का संकल्प लेकर विकास पथ पर बढ़ते जाना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार मंत्र यही अपनाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हुए मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान में 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाने के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने रायपुर कोर्ट में 7,000 से ज्यादा पन्नों का चालान पेश किया। ये चालान चैतन्य की गिरफ्तारी के 60 दिन होने के एक दिन पहले पेश किया गया है। चार्जशीट पेश होने के साथ ही चैतन्य की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। शराब घोटाला केस के बाद अब राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग भी चैतन्य की गिरफ्तारी की तैयारी में है। विशेष कोर्ट ने ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर सुनवाई की। ईडी ने चैतन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बताया है। आरोप है कि घोटाले की रकम से उन्हें 16.70 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। ईओडब्ल्यू अब अपनी जांच शुरू करेगी और चैतन्य की विधिवत गिरफ्तारी पर पूछताछ करेगी। जब तक चार्जशीट हम देखेंगे नहीं, जब पेश किया है 5,000 पन्ने का पेश किया है, तो वो अधिकांश हमारे हिसाब से वही होगा जो पहले जो हो चुका है उसी को कॉपी होती है, मगर अब बिना देखे मैं कुछ बोल नहीं सकता। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया बीती रात। शहर के कालानी नगर रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में हुए इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुर्घटना में घायल लोगों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और कई ई रिक्शा सहित वाहनों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को अंधाधुंध टक्कर मारी। एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे फंस गई और घर्षण के कारण उसमें आग लग गई, जो तेजी से फैली और ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि घायलों का इलाज राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंधित स्थान पर ट्रक कैसे आ गया, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल जाए कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले, हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे। इंदौर में जोन 1 के डीसीपी ने बताया कि नशे में होने के कारण ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ये हादसा हो गया। सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें वो टक्कर मारते हुए दिख रहा है गाड़ियों को, और अभी इन सब सीसीटीवी फुटेजेस को निकाल के क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश की जा रही है। सर, उससे बात हो पाई है? ट्रक का मालिक का फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हमने प्रयास किया था बात करने का, जल्दी उनसे भी संपर्क किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान टिकट के आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में यह पाबंदी केवल तत्काल बुकिंग पर लागू है। इस निर्णय का मकसद टिकट आरक्षण प्रणाली का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और इसका दुरुपयोग रोकना है। हालांकि कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर्स के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान रेलवे के अधिकृत टिकट एजेंट्स को पहले की तरह आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, जिसे अब 1 और दिन बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग के आधिकारिक अकाउंट इनकम टैक्स इंडिया ने सोमवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। सीबीडीटी ने अब इसे बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया है। ई फाइलिंग पोर्टल रात में मेंटेनेंस मोड में रहा, जिससे टैक्स पेयर्स को आज कोई परेशानी ना हो। इससे पहले आयकर विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल हो चुके हैं।
नेपाल में नवनियुक्त गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल का कहना है कि मौजूदा सरकार का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में चुनाव कराना है। ओम प्रकाश आर्यल ने मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनके अनुसार हाल के प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए भौतिक ढांचों का पुनर्निर्माण और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार की समान प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्रोह से बेदखल हुए लोगों को दोबारा सत्ता में आने का रास्ता दिख रहा है। उन्हें चुनाव के जरिए खुद को परखना होगा और जनादेश लाना होगा। नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने 8 सितंबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग की जांच का भी वादा किया। रुक करते अगली खबर का। दोहा पर इजरायल के हमले के खिलाफ अरब और इस्लामी देशों के नेताओं के आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की संयुक्त रक्षा समिति की बैठक भी जल्द होने जा रही है। ये बैठक दोहा में होगी। खाड़ी देशों के अनुसार इजरायल ने जीसीसी के संयुक्त रक्षा समझौते का उल्लंघन किया है। जीसीसी पहले भी इजरायल के हमले की कड़ी निंदा कर चुका है। हालांकि इजरायल अपने कड़े रुख पर कायम है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के नेताओं पर आगे भी हमले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। नेतन्याहू के मुताबिक आगे भी हमास पर हमले जारी रह सकते हैं। भारत ने स्पीड स्केटिंग में विश्व स्तर पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में स्वर्ण पदक जीता। 22 वर्षीय वेलकुमार स्पीड स्केटिंग में भारत के पहले विश्व चैंपियन बने और ये स्पीड स्केटिंग में भारत का पहला विश्व खिताब है। वहीं भारत के कृष शर्मा ने जूनियर वर्ग में 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। इससे एक दिन पहले वेलकुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था, जो सीनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने पर आनंद कुमार वेलकुमार को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार वेलकुमार पर गर्व है। उनकी दृढ़ता, गति और जज्बे ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है। उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। उन्हें बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने अपने फिडे महिला ग्रैंड स्विस खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा करने में कामयाबी पाई। वैशाली ने प्रतियोगिता के अंतिम दौर में चीन की टैन झोंग यी के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने कुल 11 में से 8 अंक हासिल किए और लगातार दूसरे साल ये खिताब जीता। इस जीत के साथ ही वैशाली ने 2026 में होने वाले प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। आर वैशाली के लगातार दूसरे साल फीडे महिला ग्रैंड स्विस का खिताब जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, शानदार उपलब्धि, वैशाली रमेश बाबू को बधाई। उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और वहीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजी दल आज वापस लौटा तो उनका एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत की महिला मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत के जास्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीता था। वहीं मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं नूपुर ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ देश के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे लिए इतनी प्रे की, मेरे को बेस्ट विशेष दी, उनके लिए मैं सभी के शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरे को आगे बढ़ाते रहें और मेरे लिए प्रे करें और मैं सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छी खुशी हो रही है कि फैमिली पूरी हमारी आई है साथ में, हमारे PFI से भी आए हैं और हमारे आर्मी से भी आए हैं साथ में और फेडरेशन जो हरियाणा की जो संघ से है वो भी आए हैं और सभी फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं, सबको एक दूसरे को मतलब विशेष दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।